हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री किया है। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आज ये बताने वाला हूं आप सबको कि बिना दवाइयों के ओसीडी को ठीक कैसे करें। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा, आराम से देखिएगा जब भी आपका इस पर टाइम हो, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर कोई इंसान, कोई भी जो पेशेंट है, जो मतलब इस बीमारी से पीड़ित है, वो बिना दवाइयों के अगर ठीक होना चाहता है तो उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या-क्या स्टेप उसको फॉलो करने होते हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है दवाइयों की इम्पोर्टेंस, तो मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। दवाइयों का बहुत बड़ा रोल होता है जो सहयोग करती हैं आपकी प्रॉब्लम को लेकर। लेकिन अगर कोई इंसान या कोई पेशेंट, जिसे हम सब सोचते हैं या हम खुद सर्च करते हैं या कोई पेशेंट सर्च करता है, जैसे मेरा एक पेशेंट आया था, तो वो ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब मैं कुछ मुझे ऐसा बताइए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे गंभीर बीमारी है ओसीडी। मैं दवा नहीं खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस दवा के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहता हूँ। आप जो भी मुझे काउंसलिंग बताएँगे, जो भी थेरेपी बताएँगे, चाहे मुझे जितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि आपने बताया है कि काउंसलिंग से थोड़ा टाइम लगता है, दवाइयाँ उस टाइम को कम कर देती हैं। तो मुझे चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, कितनी भी घबराहट उलझन हो जाए, मैं काउंसलिंग के थ्रू ही ठीक होना चाहता हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं खाना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ ऐसा रास्ता बताइए। तो हम अक्सर यो चीज़ सर्च करते हैं और ऐसा होता भी है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि भाई दवाई का कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। दवा हम खाएँगे, हमारे शरीर में जाएगी, साइड इफ़ेक्ट करेगा, दवा महँगी भी होती है और चीज़ें समय लगता है। तो क्यों ना हम बिना दवा के ही ठीक हो जाएँ? क्योंकि ये बीमारी जो हमारी हुई है, मैं आप सबको बता दूँ, ये हमारी सोच की प्रॉब्लम है। हमारे ब्रेन में कुछ न कुछ हमने ऐसा सोचा, बचपन से हमारा कुछ ऐसा अपब्रिंगिंग रही हो, या फिर हमारा ऐसा माहौल रहा हो आस-पास, या हमारी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी रही हो, या कोई ऐसा एक ट्रिगर फैक्टर हो गया हो, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी हो जाती है, जिसमें कि सोच में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है बीमारी। अक्सर हमने जब भी सीटी स्कैन या कोई भी करवाता है तो उसमें कुछ निकलता नहीं है। तो आजकल बहुत से पेशेंट जो होते हैं वो सब जाँचें करा-करा के थक जाते हैं और वो लोग देखते हैं, समझदार हो रहे हैं आजकल यूट्यूब के माध्यम से कि भाई ये सोच की बीमारी है, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम बिना दवा के ही ठीक हो जाएँ। तो आज का वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी ओसीडी अगर भयंकर भी है, बहुत गंभीर है, तो भी वो ठीक हो जाएगी। समय थोड़ा लगेगा और इसके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ मतलब इसके रूल्स हैं, जो कहा जाता है ना कि रूल्स, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। और मैं एकदम बिल्कुल भी ईमानदारी से बता रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं दवाइयों को प्रमोट कर रहा हूँ। दवा का रोल बस ये होता है कि जो बीमारी आपकी काउंसलिंग से अगर साल भर में ठीक होगी, 6 महीने में ठीक होगी, तो वो दवाइयों के साथ में विथ काउंसलिंग 3 से 4 महीने में ठीक होती है। आज मैं सिर्फ़ काउंसलिंग के बारे में बात करूँगा, जो सेशंस जो हम करते हैं, एआरपी और सीबीटी जो थेरेपी होती है। मैं एक पेशेंट के माध्यम से आपको समझाऊँगा कि मैंने उस पेशेंट में क्या उसको काउंसल किया, कैसे उसको ठीक किया बिना दवा के, क्योंकि वो पेशेंट तैयार था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक रिकैप कर देता हूँ कि ओसीडी होता क्या है। मतलब ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन ऑब्सेशन एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा थॉट होता है जो हम नहीं चाहते हैं। बार-बार आता है ऐसा विचार जो हम नहीं चाहते, या कोई इमेज आती है, या कोई सोच हमारे दिमाग में बार-बार आती है जिसको हमारा मन जो है नहीं चाहता है, जिससे कि हमें घबराहट होने लगती है। वो विचार बार-बार आएगा, हमारा मन उसको रोकना चाहेगा, फिर भी आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ऑब्सेशन। कंपल्शन का मतलब होता है कि जब वो विचार आ रहा है कि हमें कोई घबराहट, जैसे कि मान लीजिए किसी को ताला चेक करने का विचार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, तो 2 बार, 4 बार, 10 बार आता है, तो वो अब इंसान परेशान हो जाता है। और वो जो विचार आता है वो कहीं न कहीं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ से रिलेटेड होता है। जैसे उसको ये लगेगा कि ताला चेक कर लो भाई, मतलब ऐसा तो नहीं दरवाज़ा खुला रह गया है, जाके चेक कर लो, नहीं तो कोई चोरी कर लेगा, गैस चेक कर लो। अब ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो जब ऐसा विचार आएगा, तो कहीं न कहीं हमारे मन में घबराहट होगी ही भाई कि कहीं अगर गैस है, तो कहीं आग ना लग जाए, तो उसको जाके चेक करेगा। तो उसको लेकर कंपल्शन होता है। तो एक बार हो गया तो चलिए ठीक है, लेकिन जब ये बार-बार होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कभी-कभी हमें नॉर्मली भी हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई हम 1-2 बार चेक कर लेते हैं, तब वो ओसीडी नहीं होता है। और ये कम से कम दिन भर में 1 घंटा आपका नुकसान करना चाहिए, ये उसके क्राइटेरिया में है, और लगातार 2 हफ्ते तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को 1 दिन ऐसा हुआ
2 बार 3 बार उसने किया तो हम उसको ओसीडी कह दें कि भाई इसको तो ओसीडी है। और ये डिसऑर्डर, साथ में डिसऑर्डर का मतलब होता है कि उससे उस मरीज़ को प्रॉब्लम हो रही है, साथ वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ है। एक चीज़ होती है ओसीपीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बारे में मैंने अपने शॉर्ट्स में किसी वीडियो में बताया भी है। इन ब्रीफ में आज बता देता हूँ कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि चीज़ों को बहुत सँभाल के रखना, काफ़ी साफ-सुथरा रहना और थोड़ा-सा चीज़ों को सीक्वेंस में रखना, ऐसे जगह रखते हैं। लेकिन इनसे उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। बाद में जाके उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कभी। लेकिन ओसीडी में जो इंसान होता है, वो शुरुआत में नॉर्मल रहता है। उसको होता क्या है, धीरे-धीरे वो ताला चेक करने लगता है। अब नॉर्मली हम सब चेक कर लेते हैं कभी-कभी, एक बार ताला बंद किए, दोबारा उसको चेक कर लेते हैं। चेक करना भी चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई तो किसी को पैसा दे रहे हैं तो चलिए 1-2 बार चेक कर लिए तो ठीक है। लेकिन अब ज़रूरत से ज़्यादा मान लीजिए पैसा किसी को दे रहे हैं 2 बार, 5 बार, 10 बार अगर हम चेक ही करते रह जाएँगे तो पैसा देंगे कब या लेंगे कब? दिन भर तो टाइम हमारा उसी में निकल जाएगा और उसको लेकर हमें घबराहट हो रही है। तो आइए आ जाते हैं आज के टॉपिक पे बात करते हैं। जो पेशेंट थी हमारे क्लिनिक में आती है, उसको काफ़ी गंभीर ओसीडी थी। वो शुरुआत में आके बताती है कि वो दिन भर में उसका पति बताता है कि हाथ धोती रहती है, नहाती रहती है, 2 बार, 4 बार, 10 बार नहाती रहेगी, 2-2 घंटे नहाती रहती है, 3-3 घंटे नहाती रहती है और साबुन से हाथ धुलती रहती है दिन भर। और वो काफ़ी, तो ये पेशेंट जो थी बार-बार हाथ धुलती थी, बार-बार नहाती रहती थी, काफ़ी वो बेचैन थी। जब वो आई तो रो रही थी, आके उसका पति बोल रहा था कि रात में सो नहीं पाती है, मुझे भी नहलाती है, मेरे बच्चों को भी नहलाती है और उसके बाद हाथ धोती रहती है। तो मैंने पेशेंट से पूछा, भाई कितनी बार हाथ धोती हो? तो उसका ये था कि मेरा कोई काउंटिंग ही नहीं है, मैं कितनी बार धोती हूँ, बस धोती रहती हूँ और संतुष्टि नहीं मिलता है। तो उसके पति ने बोला कि डॉक्टर साहब हम लोगों ने बहुत इलाज करा रखा है, दवाइयाँ बहुत कराई, हम अब दवा नहीं खाना चाहते हैं। पेशेंट बोल रहे थे कि मैं बहुत दवा खा-खा के थक चुकी हूँ और लास्ट प्रयास कर रही हूँ कि मैं अब बिना दवा के ही ठीक हो जाऊँ तो ठीक है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, जहाँ पे लोग बिना दवा के ठीक करते हैं और मैं कोशिश करने को तैयार हूँ पूरी तरह से। आप जितना कहेंगे टाइम लगेगा कोई बात नहीं, जितना थेरेपी में टाइम लगेगा हम करेंगे, लेकिन हमको बिना दवा के ही ठीक होना है। तो पेशेंट काफ़ी परेशान थे, घरवाले मतलब बिल्कुल इस बात को रेडी नहीं थे कि नहीं दवा नहीं खाना है। तो मैंने भी कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको रास्ता बताना मेरा काम है कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। तो जो जितनी उनकी ओसीडी थी, वो दिन भर में 4-5 घंटे नहाती थी और दिन भर नहाना-धोना उनका, मतलब वो खाना भी नहीं बना रही थी, जो लड़की थी, औरत। उसका पति उसके लिए खाना बनाता था क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, दिन भर वो नहाने-धोने में लगी रही है, 4-4 घंटे बाथरूम में, फिर बाहर निकल के 10-20 बार हाथ धोना। खुद बहुत परेशान हो गई थी, बोल रही थी कि मरने के विचार आ रहे हैं, सोचती हूँ कि मर ही जाऊँ, लेकिन कुछ सोच के रुक जाती हूँ। तो जब मैंने डिटेल में पूछा कि भाई आपको ऐसा क्या लगता है कि आप क्यों हाथ धोती हैं? मुझे ये बताइए, आप क्या सोच के हाथ धोती हैं, नहाती हैं बार-बार? तो वो बोलती है संतुष्टि नहीं मिलती है। हम लोगों ने ऐसा क्यों आपको संतुष्टि नहीं मिलता है? तो उसने बोला कि जब भी हम कुछ टच कर देते हैं तो हमको लगता है कि मेरे पति कुछ ना हो जाए, अपशगुन ना हो जाए घर में। तो मैंने थोड़ा समझा कि और भाई थोड़ा डिटेल में बताइए कि ऐसी क्या बात हो जाती है कि आप, उससे मैंने ये पूछा कि भाई आपकी बीमारी की शुरुआत हुई कैसे है? मतलब ये बताइए कब से प्रॉब्लम है? तो उसने बोला 2-3 साल पहले से शुरुआत है। तो मैंने पूछा कि थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो उसने बोला, पेशेंट ने बताया कि छत पे जो थी उसकी साड़ी को एक विधवा औरत ने टच कर लिया था। तो उस पेशेंट के मन में एक बिलीव था शुरुआत से कि एक विधवा औरत अगर उस साड़ी को टच कर लेती है या कोई विधवा औरत कुछ कर लेती है तो अपशगुन हो जाता है। क्योंकि एक विधवा औरत ने उसकी साड़ी को टच कर लिया था तो उसकी ज़िंदगी में शायद अपशगुन ना हो जाए। तो वो ऐसा कोई भी काम करने से बचती है कि अपशगुन ना हो जाए, और जिससे कि अगर अपशगुन हो गया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? इसीलिए वो अपने आप को साफ रखने लगी। शुरुआत में तो 1-2 बार, 3 बार करती थी, 3-4 बार हाथ धुलती थी, थोड़ा देर नहा लिए। जब से ही वो बाथरूम करके आई, टॉयलेट करके आई, तो वो अपने हाथ-पैर धोना शुरुआत में करती थी। फिर धीरे-धीरे शुरू में तो उसको ठीक लगने लगता था, लेकिन कुछ देर बाद उसको लगता था कि साफ़ नहीं है, तो फिर से साबुन से हाथ धुलना, पैर धुलना। ओसीडी में यही होता है कि फ्रेंड्स की जो हमारा जो एक होता है ना, मन जो होता है संतुष्ट नहीं होता है, एक पैटर्न बनने लगता है गलत तरह का, और जो मन होता है हमारा वो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, जैसे कि आदत लग जाती है। तो जब शुरुआत में मैंने 2-3 बार किया तो उसमें तो ठीक लगा। अब बुरा मन जो होता है उसको
जो होता है ना, आदत जो होती है जल्दी लगती है। जो बुरा मन होता है वो उसका मन जो होता है मानता नहीं है। वो शुरुआत में थोड़े से मान जाएगा, फिर धीरे-धीरे कहेगा नहीं, नहीं इतना नहीं और लेवल बढ़ाओ। तो वो 4-5 बार हाथ-पैर धुलने लगी, फिर वो नहाने लगी, उस चीज़ को लेकर रगड़-रगड़ नहाने लगी कि कहीं भी शरीर में गंदगी ना रहे, बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। क्योंकि जहाँ भी गंदगी रहेगी तो कुछ अपशगुन हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा तो मेरे परिवार को, ख़ासकर मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो ये उसका बिलीफ सिस्टम बन गया, उसका ये यकीन बन गया था और ये पिछले 2 सालों से करती जा रही थी, जिस चक्कर में वो नहा मतलब कुछ काम नहीं करती थी। अब देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसकी सोच अच्छी थी, नीयत अच्छी थी उसकी, कि वो अपने परिवार को बचाना चाह रही थी, चाह रहे थे कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, उसके परिवार की ज़िंदगी खुशहाल रहे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन देखा जाए वास्तविकता में तो वो खुद खुश थी, ना उसका पति खुश था, ना कोई खुश था। इतनी सीवियर उसकी कंडीशन हो गई थी और फिर बाद में बताती है कि धीरे-धीरे जब वो हाथ-पैर नॉर्मल पानी से धुलती थी, उससे उसको संतोष नहीं मिलने लगा, तो फिर बाद में वो क्या करने लगी कि उसके दिमाग में एक विचार आया कि भाई अगर मैं कहीं कुछ गलत छू ली हूँ या फिर बाथरूम करके आई हूँ, टॉयलेट करके आई हूँ, अपशगुन हो सकता है, तो इसका जो तोड़ है वो ये है कि मैं गंगा जल का पानी यूज़ करके उसको धुल सकूँ। तो शुरुआत में उसने 1-2 बूंद गंगा जल का पानी यूज़ किया और फिर धीरे-धीरे मतलब 1-2 ग्लास भी यूज़ करने लगी, बॉटल पूरा डाल देती थी, आती थी 2 बार, 4 बार, 10 बार और धोती रहती थी, नहाती रहती थी। तो वो चीज़ भी उसकी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर गंगा जल का आप एक मतलब बूँद भी यूज़ कर लें तो वो भी पवित्र होता है। लेकिन उसकी एक लत जो थी बुरे मन की, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और वो ना चाहते हुए भी ऐसे काम कर रही थी जिसको कि वो चाहती नहीं थी और वो बस अपने मन की जो घबराहट है और बेचैनी को दूर करने के लिए काम करती रहती थी। ये उसकी सारी समस्या थी। तो इन समस्याओं के साथ में वो मेरे पास आई थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके पति का सपोर्ट था जिससे कि वो बची हुई भी थी। नहीं तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट शायद कुछ कर भी लेते हैं। बिना दवा के ठीक होना है तो उसका स्टेप मैं बता रहा हूँ। इसका सबसे पहला कंडीशन है फ्रेंड कि मैंने उससे बोला पेशेंट से कि देखो, आपको अगर बिना दवा के ठीक होना है या दवा के भी ठीक होना है, दोनों चीज़ों में लागू होता है, लेकिन बिना दवा के तो ज़्यादा लागू होता है कि आपको सबसे पहले खुद से सोचना है, खुद से अपने आप को संकल्प करना है आज ही। ये सोचना है कि मुझे क्या वाक़ई ठीक होना है कि नहीं ठीक होना है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब आप इस रास्ते पे चलते हैं ठीक होने के रास्ते में, तो ये रास्ता कठिन है। ये आसान रास्ता नहीं है कि आपने सोचा और तुरंत ठीक हो जाएँगे। आपको आपके बुरे मन से लड़ना है और बुरे मन से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी आपको दृढ़ संकल्प होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको घबराहट भी होगी, बहुत बेचैनी होगी, उसको आपको सँभालना पड़ेगा। बुरा मन बार-बार बोलेगा वो काम करने को जो आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बुरी लत लग चुकी है। इसलिए अपने मन को बहुत दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इससे लड़ना है, जीतना है इस बीमारी से। दूसरी बात मैंने बोली कि आप इस आराम से घर पे जाकर सोचना, आपकी ज़िंदगी में इस बीमारी से फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? आपकी ज़िंदगी में इस बीमारी ने क्या लाइफ़ में क्या-क्या किया है? तो फ्रेंड्स, रास्ता कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगर इंसान चाह ले, दृढ़ संकल्प कर ले, तो कहीं भी जा सकता है। कितना भी एक पिक्चर आई थी जिसमें कि माउंटेन मैन जो थे, उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था। आप जानते हैं, बिहार की कहानी है और लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं अपने दृढ़ संकल्प से होकर। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने उसको बोला कि तुमको दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बार-बार होगा, दिन में 50 बार होगा कि आपको एकदम घबराहट होगा, बेचैनी होगी और मन हारेगा कि नहीं, नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन छोटे-छोटे कदम आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो उसने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प रहूँगी। हाँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, इसका मुझे कुछ उपाय बताइए। तो इसका फ्रेंड्स उपाय यही होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो उस समय आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। 2 से 3 मतलब 2-2 सेकंड की ब्रीथिंग करनी है, जितना भी आप कर सकते हैं। खुली हवा में मतलब टहलना है, उसके बाद उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। उस समय ये बात को समझना है कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गंभीर समस्या चल रही है, तो इस समय मुझे घबराहट होगी। पहली बात तो ये सोचनी है, ठीक है? कोशिश करना है अच्छा सोचने की, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं-नहीं मुझे ये थॉट ना आए ये धुलने का, ऐसा नहीं होगा। हमारा ब्रेन, हम जिस चीज़ से भागते हैं, एक वर्ड होता है एस्केपिज़्म, हम जिस चीज़ से भागते हैं ओसीडी में, वही चीज़ बार-बार हमारे पास आएगी। अगर हम ये सोचेंगे, मैंने उस लेडी से बोला कि अगर तुम ये सोचोगी कि मुझे हाथ धुलने का विचार नहीं आए, कि नहीं-नहीं मेरा हाथ अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, तो बार-बार आएगा मन में।
मुझे ये सोचना है कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। और ये एकदम से नहीं हो जाएगा कि क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो इंसान 4 घंटा धुल रहा है, उसको यही नहीं पता है कि कितना हाथ धुल रहा है, साबुन से धुल रहा है, गंगा जल से धुल रहा है, तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो माइल्ड स्टेज में नहीं है कि एकदम से ठीक हो, ठीक है? इसमें टाइम लगेगा और 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। कितना टाइम लगेगा ये पेशेंट पे भी डिपेंड करता है क्योंकि फाइनली करना तो पेशेंट को ही है। डॉक्टर को तो करना नहीं है, थेरेपिस्ट को तो करना नहीं है। मैंने इन बात को समझाया कि करना आपको है, ठीक है? और परिवार का पॉज़िटिव सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि परिवार वाले जो होते हैं वो नेगेटिव कमेंट भी करने लगते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। एक लड़की मेरे यहाँ आती थी, तो उसका परिवार बोलता था उससे कि उसके फ़ादर बोलते थे कि मर क्यों नहीं जाती है और इस पे तो एहसान हो रहा है, दूसरों को टुकड़ों पे पलना है इसको। बताइए इसकी ज़िंदगी ऐसे जा रही है, दूसरी लड़कियाँ ऐसा करती हैं, ये ऐसे क्यों नहीं समझ पाती है, एकदम ऐसे तो सब कुछ कर लेती है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है फ्रेंड, बात है। कई बार ओसीडी में क्या होता है कि सिर्फ़ एक चीज़ों को लेकर मतलब इंसान परेशान रहता है। मतलब उसको हाथ धुलना है तो उसको लेकर परेशान रहेगा। बाकी उसका इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि नॉर्मल होती है। जब बुद्धि नॉर्मल होती है तो कई बार फ्रेंड्स घर वालों को लगता है कि ये तो नाटक कर रही है लड़की। ये पता नहीं बाकी समझ तो इसको आती है, बस बीमारी में ही इसको इतना नाटक होता है ताकि इसको काम ना करना पड़े, कुछ करना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े। ये सब नाटक कर रही है। जबकि फ्रेंड्स होता यही है कि ओसीडी में सिर्फ़ एक विचार को लेकर या हमारी जो एक सोच हो जाती है कि हमारा हाथ गंदा है या हम ताला चेक कर रहे हैं, उसको लेकर प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से पूरा शरीर जो होता है, पूरा जो उसका इंसान का जो लाइफ़ होता है, वो ख़राब होने लगता है। बाकी उसकी समझ बाकी चीज़ों में सही रहती है। अगर उसको वो काम करने दिया जाए तो उसको सब कुछ ठीक लगता है। तो चूँकि फ्रेंड्स मैं इस लेडी पे आता हूँ कि यहाँ पे क्या था कि उसने कोशिश किया, मैंने उसको समझाया, उसको मैंने बोला कि आपको हर हफ़्ते आना है मेरे पास। हर हफ़्ते में 1 बार, 2 बार या फिर आना है, यहाँ पे थेरेपी लेनी है, क्योंकि एकदम से तो चीज़ें ठीक होनी नहीं है। और अपने जो विचार आपको आ रहे हैं उसको कॉपी पे लिखिए, ठीक है? कि आपको क्या-क्या विचार आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा बिलीफ सिस्टम इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम क्या मानते हैं। मैंने बार-बार अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, किसी चीज़ को लेकर, यहाँ पे उस लेडी का बिलीफ सिस्टम ये था कि चूँकि उस विधवा ने छू दिया था उस साड़ी को, तो ये अशुद्ध हो गया और वहाँ से उसकी लाइफ़ ख़राब हो गई। पहले पुराने ज़माने में लोग विधवा को अशुद्ध मानते थे, अपशगुन मानते थे कि भाई कि ये अगर विधवा आ गई तो कुछ लोग शुभ काम में लोग नहीं बुलाते थे विधवा को, किसी भी विधवा औरत को। तो ये उसके दिमाग में बैठा हुआ था उसकी माँ से या किसी और से या समाज में चीज़ें चीज़ें पहले की रही हैं। अब तो ये नहीं है, तो इससे उसको लगा कि उसकी लाइफ़ में चीज़ें ख़राब हो गई हैं। जबकि उसने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उस चीज़ को लेकर सोच रही है। अपनी सोच को सिर्फ़ एक चीज़ पे मतलब सिर्फ़ एक ही चीज़ पे सोच लिया उसने, उसके कई सारे विकल्प नहीं सोचे कि भाई हम अगर कुछ गंदा हो गया तो अपशगुन कैसे हो जाएगा, ये बात को लेकर। मैंने उस पेशेंट को समझाया कि अगर विधवा के छूने से तुम्हारी लाइफ़ में कुछ ख़राब हुआ है, तो ये भी बात तो सच है कि गंगा जल जो होता है वो बहुत पवित्र होता है। तो जब तुमने गंगा जल से अपना हाथ धुला, अगर उस गंगा जल की एक बूँद भी कहीं पड़ जाती है, तो उसको पूरा पवित्र माना जाता है। तब तो तुम्हारा मन को मान जाना चाहिए था, तब तो तुम्हें शांति में रहना चाहिए था, तब तो तुम्हें हाथ नहीं धुलना चाहिए था बार-बार। गंगा जल का पानी से अगर तुमने एक बार भी अगर हाथ धुल लिया, तो तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए था। तब तुमने बार-बार क्यों धुला? इस बात को समझो। तो वो बोलती है कि नहीं डॉक्टर साहब बात तो आप सही कह रहे हैं कि हाँ, ये अगर मैं गंगा जल से एक बार में धुल लेती तब मुझे मन को मान जाना चाहिए था। तो यही बात मैंने उसको समझाया कि भाई इसका मतलब कि कहीं न कहीं परेशानी तुम्हें हो गई है। हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन बैठी है, जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तब तक ये ओसीडी ठीक नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे बुरे मन को फ़ेवर करे, हम वही विचार, वही तर्क मानें और बाकी जो हमारे अच्छे मन को या जो हमारा जो सही चीज़ है, उसको हम ना मानें। नहीं तो ऐसे बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। कई बार हम जाने-अनजाने अपने बुरे मन को बढ़ावा देने लगते हैं। हम अगर आप तर्क एक साइड का मान रहे हैं, तो दूसरे साइड का भी तर्क हम मानेंगे। जैसे अगर आपको ये लगता है कि कुछ विधवा ने कुछ छू दिया, मेरे साड़ी को छू दिया, मेरे घर पे आके प्रवेश कर गई, तो कुछ अपशगुन हो गया, तो आप ये भी बात तो मानेंगे कि अगर आपने गंगा जल से धो लिया, भगवान की आराधना कर ली, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। बाकी प्रॉब्लम तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब तक आपका ये विचार मन में बैठा रहेगा कि मैंने कुछ छू दिया तो अपशगुन हो जाएगा, मेरे पति को कुछ हो जाएगा, तब तक आप ठीक नहीं हो पाएँगे। और रही बात अगर मैंने उसको दूसरी बात बताई कि तुम अगर हाथ धुलने को लेकर परेशान हो कि तुम्हारा हाथ गंदा है और अपशगुन हो जाएगा, तो ये बताओ कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी होते हैं, भई वो इंसान कितनी बार हाथ धुलता है?
आपकी माताजी कितनी बार हाथ धुलती हैं? अगर वो बाथरूम से आती हैं या आपके परिवार में कोई और सदस्य जो है या पड़ोस में कोई है, मैं उसको समझाया, वो इंसान अगर बाथरूम करने के बाद कितनी बार हाथ धुलता है, पैर धुलता है, नहाता है? तो उसने बोला कि नहीं, सिर्फ़ एक बार धुलता है। तो मैंने बोला कि क्या उनकी लाइफ़ में कुछ अपशगुन हो रहा है? कोई ज़िंदगी में उसे कोई कुछ ख़राब हो रहा है? क्या उनके पति को कुछ हो रहा है? ये बात आप समझिए, इसका आंसर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन बातों को मानना पड़ेगा आपको, और इन बातों को आप नहीं मानोगे तो आप बहुत परेशान रहोगे। तो अगर आप इन बातों को मानते हो, इसके बाद आगे बढ़ते हो, तो आप ठीक होगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने उससे फाइनली पूछा, उसके पति से पूछा कि कितना देर नहाती है तो इनको संतुष्टि मिलता है? तो उसके पति ने बोला कि अगर ये 20 बार हाथ धुल ले तो उसको संतुष्टि मिलता है फाइनली। हमने जाके देखा, तो मैंने उसके पेशेंट से बोला कि अगले 10 दिन के अंदर तुम्हें ये चीज़ 15 बार करनी है और अपने माइंड को बिज़ी रखना है पॉज़िटिव चीज़ों में। ये समझते हुए कि धीरे-धीरे ठीक होगा। जब आप ये करोगे तो अपने आप को शाबाशी देना, और ये आदत धीरे-धीरे ठीक होने वाली है, एकदम से ठीक नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है। क्योंकि बुरी चीज़ों को मतलब ठीक होने में समय लगता है। एक घर जो बनता है, उसको बनने में बहुत समय लगता है और तोड़ने में तो 2 सेकंड का काम होता है। आप इस बात को समझते हैं। लेकिन अपना जो बिलीफ सिस्टम है कि हम क्या मानते हैं, इस बात को बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा कि अगर हम कुछ टच कर ले रहे हैं या हम कुछ बाथरूम करके आ रहे हैं तो अपशगुन नहीं होने वाला है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हमारे आस-पास इतने सारे लोग हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, उससे अपशगुन कैसे हो सकता है? हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान क्या ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ अपशगुन हो जाए। तो जब तक हम जो चीज़ मानेंगे अपने बिलीफ सिस्टम को, और ये धीरे-धीरे ठीक होता है और एकदम से ठीक नहीं होता है। जो इतनी बातें मैंने बताई, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है। कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निशन का मतलब समझ, मतलब आपकी जो समझ है, क्योंकि अगर हम जैसा समझेंगे, जैसा बिलीफ सिस्टम रखेंगे, अपनी सोच को रखेंगे, अगर हम ये बात मानते हैं कि भाई विधवा के छूने से या विधवा कहने से हमारा लाइफ में ख़राब हो जाएगा, अपशगुन हो जाएगा, तो उसी तरह का हमारा बिहेवियर होगा। क्योंकि हमारा जो बॉडी है, माइंड है, वो हमें बचाने के लिए हुआ है, किसी भी मतलब डर से, थ्रेट से। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमें घबराहट होती है। अगर हम उसी सोच को समझ लें कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई विधवा के टच करने से या मेरा बाथरूम करने से या कुछ भी गंदा लगने से हमारे लाइफ में अपशगुन हो जाएगा, तो हम नॉर्मल रहेंगे। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है, क्योंकि हम जैसा समझेंगे वैसा हम बिहेवियर करेंगे। दूसरी बात आती है ईआरपी, एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोज़र का मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी बार वो टॉयलेट जाती है, उसका रिस्पॉन्स होता है कि वो बार-बार हाथ धुलना, पैर धुलना, नहाना-धोना। अगर एक बार टॉयलेट चली गई तो उसको कहीं भी छींट पड़ गया, कहीं भी पानी से कुछ हो गया, तो उसको लगता है कि सही से साफ़ नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना है। क्योंकि जितना ही हम उससे मतलब करेंगे, उतना ही पैटर्न गलत बनते जाएगा, और जितना बनते जाएगा उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। तो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो 20 बार मतलब हाथ-पैर धुलती है, तो अगले 10 दिन में उसको 15 बार करना है। जब वो एक बार भी अगर कर सक पाएगी, तो उसके माइंड को अच्छा लगेगा कि नहीं, वो कुछ कर पाई, और उसने अपने आप बीमारी पे जीत हासिल की। ऐसे करते कर और एकदम से अगर हम चाहें कि 20 बार से सीधे हम 1 बार कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा बैठ चुका है, इतनी ज़्यादा पेशेंट को घबराहट हो जाएगी कि वो तुरंत से वो चीज़ टूट जाएगी। उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो धीरे-धीरे हमको मतलब लाना पड़ता है। एकदम से लाने पे वो बीमारी जो होती है, वो बर्स्ट कर जाती है और आदमी झेल नहीं पाता है। तो ये एक्सपोज़र रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का पार्ट होता है। तो हम जब पेशेंट को समझा देते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम को हम मजबूत कर देते हैं, और यहाँ पे पेशेंट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में घबराहट काफ़ी होती है। उसका मन जो होता है मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि किसी इंसान का बिलीफ जो होता है, यकीन, वो बचपन से आया हुआ होता है। बचपन से देखता हुआ होता है कि भाई घर में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, क्या मान्यताएँ हैं, क्या मम्मी मानती थीं, क्या टीवी में देख के, मोबाइल में देख के। एकदम से जो नया थॉट हम अगर मैं डॉक्टर की तरह बता रहा हूँ, तो मानने को उसको तैयार नहीं होता उसका बुरा मन। उसका बुरा मन बोलता है कि नहीं, डॉक्टर साहब तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि विधवा के छूने से मतलब अपशगुन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो आपको फैक्ट को देखना पड़ेगा। मैंने उस लेडी से बोला कि अपने आस-पास देखो, बहुत लोग होंगे जो टॉयलेट करके भाई 1-2 बार हाथ धुलते हैं, 10 बार तो कोई धुलता नहीं है। बहुत लोग के घर में विधवा होंगी। क्या सबके घर में अपशगुन हो रहा है? इस बात को आप चेक करिए। तो आपकी लाइफ़ है, आपको ये चीज़ देखना है कि क्या करना है। जिस बात को आप मानोगे वही चीज़ रियलिटी बनेगा। ऐसा उस पेशेंट ने किया, धीरे-धीरे करते-करते, क्योंकि उसको ठीक होना था। शुरुआत का 1 हफ्ता 10 दिन उसके लिए काफ़ी कठिन था।
क्योंकि कर पाई, कभी नहीं कर पाई, फिर वो फ्रस्ट्रेट होती थी। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, उसके पति ने भी उसको काफ़ी सपोर्ट किया, बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने शुरू में उसके पति को, उसकी बेटी को बोला कि ठीक है तुम लोग नहा लो, जब तक वो बोल रही है। आपको कोशिश करना है अपने ऊपर विजय पाने की। उसके लिए वो लेडी तैयार थी। फिर अगले 10 दिन में वो 20 बार से 15 बार उसका हाथ-पैर धुलना आया। फिर अगले 10 दिन में वो 10 बार पे आई। ऐसा करते-करते फिर बाद में क्या हुआ कि 1 महीने बाद उसने लड़की को नहाना मैंने बंद करवा दिया कि लड़की हाथ-पैर भी नहीं धुलेगी, कुछ नहीं करेगी और पति जो है सिर्फ़ मतलब हाथ-पैर धुलेगा, नहाएगा नहीं। उसके ऊपर तो काम बाद में होगा, क्योंकि पहले तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने पति को, बच्चे को ही नहीं छोड़ पा रही है। सबको नहाने के लिए बोल रही है। यहाँ पे ये होता है कि सब साफ़ रहें, सब कुछ साफ़ रहें। जब पहले बाकी लोग से अगर वो हट जाएगा उसका मन, तब तो वो अपने ऊपर कर पाएगी। ऐसा करते-करते उसको बहुत पॉज़िटिव लगने लगा, उसको लगने लगा कि नहीं उसकी ज़िंदगी में सुधार हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले से वो थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रही थी, जो पहले 4 घंटा नहाती थी, अब वो 1 घंटे पे आ गया था। अगले डेढ़ 2 महीने में 20 बार की जगह वो 10 बार, 5 बार धुलती थी। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ बीमारी पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत ठीक हो गया और फिर आपने छोड़ दिया थेरेपी या दवा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी छोड़ा तो ये बीमारी फिर से बढ़ जाती है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो पेशेंट अब बिल्कुल ठीक के कगार पे है। अब 2-3 बार करती है और फिर करते-करते उसने पति भी उसका जो है हाथ-पैर धुलना भी छोड़ दिया, सब कुछ ठीक हो गया। अभी जब लास्ट टाइम आई थी मेरे पास तो वो सब कुछ अब नहीं कर रही है, लेकिन इस करने में उसको 5 महीने लग चुके हैं, 4 से 5 महीने, क्योंकि बीच में उसने क्या किया था कि कहीं वो चली गई थी, तो वो मेरे यहाँ थेरेपी के लिए भी नहीं आती थी, किसी चीज़ के लिए नहीं आती थी। फिर से थोड़ा उसका ये ओसीडी बढ़ गया था, क्योंकि ओसीडी जो होता है कम्फ़र्ट ज़ोन की बीमारी है। जैसे ही वो अपने कम्फ़र्ट में जाती है तो फिर से होने लगती है। तो फिर मैंने उसको इस बात के लिए समझाया, एक तरह से चेतावनी भी दिया कि अगर आप ऐसा करेंगी तो भाई आपकी बीमारी बहुत बढ़ जाएगी। और उसने अपने पुराने दिनों को भी याद किया कि नहीं उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब थी। तो फिर से उसने प्रोसेस को पूरा किया और आज वो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन मैं समझाया उसको कि देखिए आगे से कभी भी ऐसा कुछ मत करिएगा, फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा कि क्या सही है, पुरानी मान्यताओं पे ध्यान नहीं देना है। जो सही है, जो दुनिया करती है, इसको जज करिए कि क्या सही है। आप एक पढ़ी-लिखी औरत हैं, समझदारी से काम लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था मतलब आज का एक वीडियो, जिसमें कि लेडी बहुत मोटिवेटेड थी, परिवार बहुत सपोर्टिव था, जिसकी वजह से उसकी ओसीडी पूरी तरह से ठीक हुई। ओसीडी पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इस बात की गारंटी है, लेकिन बस ये है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जिस तरह से हम बता रहे हैं, जो थेरेपी आपको बता रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं, अगर आप बिना दवा के ठीक होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बस आपको अपने मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, काफ़ी दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा। जो शुरुआत में काफ़ी एंग्ज़ायटी होती है, चीज़ों को लेकर बेचैनी होती है, गुस्सा आता है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप खुद से कर सकते हैं ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेडिसिन्स ले सकते हो कुछ समय के लिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक तरह से गाइडेड वे में दिया जाता है, तरीके से दिया जाता है। ऐसे झोला छाप की तरह नहीं दे दिया जाता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं दवाइयों को बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ। मैं खुद यकीन करता हूँ कि भाई कम से कम दवा दिया जाए, क्योंकि दवा का रोल जो होता है सपोर्टिव होता है। दवा ऐसा नहीं करेगी कि आपके मन में जाकर आपके विचारों को पूरी तरह से ठीक कर देगी। दवा आपके अच्छा फ़ील कराएगी, आपको गुस्सा कम दिलाएगी, नींद आने लगेगी, घबराहट नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा, तब आप अच्छा सोच पाएँगे। लेकिन आप अगर ऐसा बिना दवा के कर लेते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप नेचुरल वे से ठीक हो जाते हैं तो सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही टॉपिक्स और लाता रहूँगा। ओसीडी पे मैंने सोचा है कि जितने तरह की ओसीडी होती है, जैसे कंटामिनेशन की ओसीडी होती है, या भगवान को लेकर थॉट्स आते हैं, या और भी तरह का जो भी होता है, जितने टाइप का ऑब्सेशन होता है, उस पे सारे मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक होते हैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।